नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यू सीरीज़ में ओल्ड एनसीईआरटी लेसन 7 आज हम लोग करने वाले हैं गुप्तकाल। इससे पहले न्यू एनसीईआरटी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सभी का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा इससे पहले ओल्ड एनसीईआरटी का 6 लेसन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं गुप्तकाल। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबा दें। करीब 85% ऐसे हैं जो कि वीडियो को वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप ऐसा अन्याय ना करें, कृपया इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि गुप्त राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन बनाना है, बताना है। देखिए कहता है कि इस राजवंश का उदय ईसा की 4वीं सदी में हुआ था। फिर कहता है कि इसने उत्तर भारत के एक बड़े भाग पर एक विशाल राज्य की स्थापना की। अगला है कि इसका शासन 500 साल से अधिक समय तक कायम रहा। इस राजवंश का पहला प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त प्रथम लगभग 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इन चारों में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका शासन 500 साल से अधिक समय तक रहा, ये कथन असत्य है। देखते हैं क्या कहता है। उपर्युक्त कथन ए, बी एवं डी सत्य है, लेकिन सी गलत है। गुप्त राजवंश का जो शासन है ये 200 साल से अधिक समय तक कायम रहा था, लेकिन हमें सी में क्या दिया था? 500। तो एग्ज़ाम में आपको इसी तरह से अब घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। वन लाइनर का ज़माना अब चला गया। इस युग में भारतीय संस्कृति की उन कतिपय महान उपलब्धियों का सिलसिला जारी रहा जिसकी शुरुआत पहले के युग में हुई थी। कहता है गुप्त सम्राट न केवल शक्तिशाली नरेश थे, बल्कि वे विद्या के संरक्षक भी थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया। इसने साकेत, जो कि अयोध्या का एक प्रदेश है, प्रयाग, इलाहाबाद और मगध पर शासन किया था। एक बार फिर मगध उत्तर भारत में शक्तिशाली राज्य हो गया था। इसे चंद्रगुप्त प्रथम की पुत्र समुद्रगुप्त ने और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया था। तो समझ गए हम लोग सी क्यों गलती हुआ। गुप्त शासक 500 साल नहीं 200 साल तक शासन किए थे। नेक्स्ट कहता है कि समुद्रगुप्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है कि इलाहाबाद अभिलेख से समुद्रगुप्त के बारे में तथा इसके विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। बात हो रही है इलाहाबाद अभिलेख की। फिर कहता है समुद्रगुप्त राजा बनने के पश्चात दिग्विजय के लिए निकला। और अंतिम है कथन कि समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए गुप्तकालीन सिक्कों पर दर्शाया गया है। कौन सा कथन जो है ये सत्य है? ऑप्शन देख लीजिए आप। तो उपर्युक्त सभी कथन जो है सत्य है। आइए जानते हैं। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। इलाहाबाद अभिलेख की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, ध्यान रखना है, हरिसेन ने की थी। इलाहाबाद अभिलेख की रचना किसने की थी? हरिसेन ने। कहता है यह अभिलेख इलाहाबाद किले में खड़ा है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस स्तंभ का बड़ा महत्व है। सबसे पहले सम्राट अशोक ने इस स्तंभ पर अपना एक लेख खुदवाया था। बाद में समुद्रगुप्त से संबंधित लेख भी इसी स्तंभ पर खोदा गया। कहता है कि समुद्रगुप्त ने अपने लंबे अभियान में भारत के विभिन्न भागों पर विजय प्राप्त की। उसने उत्तर भारत के 4 राजाओं को हराया और आजकल के दिल्ली प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपने राज्य में मिला लिया। उसने
दक्कन और दक्षिण भारत के कई राजाओं से युद्ध किया, जैसे कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के राजाओं से। फिर कहता है कि उसने पूर्वी भारत के राजाओं पर चढ़ाई की और अरण्य प्रदेश के अनेक राजाओं को चाकर बनाया, मतलब अपना दास बना लिया। उसने असम, गंगा के डेल्टा, नेपाल और उत्तर भारत के राजाओं, राजस्थान के 9 गणराज्यों, कुषाण राजाओं, श्रीलंका के राजा और शायद सुदूर दक्षिण पूर्व एशिया तक के द्वीपों से भी कर वसूल किए। तो समुद्रगुप्त की ख्याति काफ़ी लंबी थी। कहता है समुद्रगुप्त केवल एक विजेता ही नहीं बल्कि कवि और संगीतज्ञ भी था। उसे एक सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह समुद्रगुप्त का पुत्र था जो विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर कहता है कि इसने पश्चिम भारत में गुप्तों को परेशान करने वाले शकों पर चढ़ाई करके विजय प्राप्त की थी। फिर कहता है विद्या और कलाओं के संरक्षक के रूप में इसे सबसे अधिक स्मरण किया जाता है। बात हो रही है चंद्रगुप्त द्वितीय की। कहता है कौन सा कथन सत्य है। सभी कथन जो हैं सत्य हैं। देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दक्कन और दक्षिण के राजाओं से वैवाहिक संबंध के जरिए मित्रता कायम की। इनमें सबसे महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध दक्कन के वाकाटक राज्य से था। सवाल आपसे कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए इस चीज़ को आप जरूर ध्यान से पढ़ें पीडीएफ में। दक्कन के वाकाटक राज्य से जो है संबंध स्थापित किया वैवाहिक चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त काल में राजा यदि किसी दार्शनिक, कवि या लेखक की रचना से प्रसन्न होता था तो उन्हें राज्याश्रय मिलता था। चंद्रगुप्त को इस बात का गर्व था कि उसके दरबार में देश के सबसे बुद्धिमान कुछ विद्वान मौजूद हैं। इसके बाद के कई शासक जो हैं वो कमज़ोर निकले। चंद्रगुप्त के बाद नवरत्न जो हैं इसी के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि चीनी यात्री फाहियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले जो आपको प्रश्न मिलते थे वो आपको मिलता था कि फाहियान किसके काल में भारत आया, लेकिन बीपीएससी ने जो है ऐसे प्रश्नों से जीत पाली है। अब वो आपको इस तरह के प्रश्न देगा, तो ध्यान रखिएगा। बात हो रही है फाहियान की। वह 399 ईस्वी में चीन से रवाना होते हुए गोबी मरुस्थल तथा मध्य एशिया को पार करके भारत पहुंचा। फिर कहता है कि उसने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और अपने साथ चीन ले जाने के लिए पुस्तकें इकट्ठी कर ली। फिर कहता है चीन वापस लौटने पर उसने अपनी भारत यात्रा के बारे में एक ग्रंथ लिखा। कौन सा कथन सत्य है? तो उपर्युक्त सभी कथन जो है सत्य है। आइए जानते हैं। फाहियान के ग्रंथ में गुप्तकालीन जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। फाहियान ने लिखा है अलग अलग विचार होने के बावजूद बौद्ध और ब्राह्मण आपस में शांति से रहते थे। उसने भारत की धन दौलत और समृद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। हालांकि आज आप देख रहे हैं जो काफ़ी क्लैश होते हैं बिना बात के। कहता है फाहियान के अनुसार लोग कानून का पालन करने वाले और ईमानदार थे। कानून नरम थे और दंड भी कठोर नहीं थे। समाज जातियों में बटा था। अधिकतर जातियां आपस में मेल जोल से रहती थी, जिसका कि आज बड़ा ही अभाव है। परंतु नगरों में एक ऐसा वर्ग भी था जिसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। ये लोग थे अछूत। फिर कहता है कि फाहियान के अनुसार अधिकतर लोग शाकाहारी थे, परंतु इस काल के अन्य स्रोतों से जानकारी मिलती है कि मांस भी खाया जाता था। तो फाहियान के बारे में आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कब आया, कैसे होते हुए भारत आया, क्या क्या उसने जानकारियाँ दी जाति के बारे में या फिर समाज के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि गुप्तकालीन व्यापार केंद्रों या बंदरगाहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार होता था। अगला जो कथन है वो है कि भड़ौच, शोपारा और कल्याण पश्चिम तट पर मुख्य बंदरगाह थे और वहाँ से भी दक्षिण पूर्व को जहाज भेजे जाते थे। पहले कह रहा है कि ताम्रलिप्ति से, फिर कह रहा है भड़ौच, शोपारा और कल्याण यहाँ से भी जो है जहाज भेजे जाते थे। अगला कथन है कि मालाबार तट पर स्थित अनेक बंदरगाहों से भारतीय वस्तुएं अफ्रीका, अरब, ईरान तथा भूमध्य सागरीय देशों में ले जाई जाती थी। कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान रखिए, उपर्युक्त सभी कथन जो है सत्य है। कहता है गंगा के नदीमुख प्रदेश डेल्टा में स्थित ताम्रलिप्ति या तमलुक बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशिया के सुवर्ण भूमि, बर्मा, यवन द्वीप, जावा और कंबोडिया जैसे देशों के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार होता था। फिर कहता है कि व्यापार के साथ साथ भारतीय धर्म और संस्कृति, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, संस्कृत भाषा, कला तथा भारतीय संस्कृति के अन्य रूप दक्षिण पूर्व एशिया में पहुँचे। आगे कहता है कि व्यापारियों के काफिले, सार्थवाह और धर्म प्रचारकों की मंडलियां भी स्थल मार्ग से मध्य एशिया और चीन जाया करती थी। लेकिन गुप्त काल के अंतिम दौर में उत्तर भारत में व्यापार का ह्रास हुआ। इसका आंशिक कारण था हूनों की हलचल से मध्य एशिया में पैदा हुई अस्थिर परिस्थितियां, क्योंकि गुप्त काल में जो है समुद्रगुप्त के काल में ही कई सारे हून आक्रमण लगातार होते गए और जैसे जैसे गुप्त काल कमज़ोर होते गया वैसे वैसे हून आक्रमण बढ़ते गया। तो ऐसी स्थिति में जो व्यापार वाणिज्य था उसका काफ़ी नुकसान हुआ। कहता है हूनों की हलचल से मध्य एशिया में पैदा हुई अस्थिर परिस्थितियां एक अन्य कारण हो सकता है। फिर कहता है बाढ़ों से और नदी मार्ग में हुए परिवर्तन से गंगा की द्रोणी के वातावरण में आया बदलाव। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। गुप्तकालीन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? गुप्तकालीन धर्म की बात हो रही है। कहता है अरबों ने हिंद के निवासियों के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया। हिंदू लोग शिव, शक्ति और विष्णु के उपासक थे। फिर कहता है कि गुप्त नरेश विष्णु के उपासक नहीं थे। ये तो बिल्कुल गलत है। खैर आगे कहता है देखिए, गुप्त नरेश विष्णु के उपासक नहीं थे। देवताओं की मूर्ति की पूजा के लिए छोटे छोटे देवगिरी बनाने लगे। रामायण और महाभारत जैसे पुराण ग्रंथ और कुछ पुराण इस युग में जोड़े अथवा पुनः लिखे गए। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये बी नंबर जो है विष्णु के उपासक नहीं थे। बिल्कुल ये विष्णु के उपासक थे। कहता है कि गुप्त काल में हिंदू धर्म बड़ा शक्तिशाली बन गया, परंतु अभी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं होता था। चूँकि उस समय शिव और विष्णु की उपासना बड़ी लोकप्रिय हो गई थी, इसलिए गुप्त काल के इस धर्म को भी हिंदू धर्म कहा जाता है। गुप्त नरेशों ने वैष्णव होते हुए अश्वमेध जैसे धार्मिक यज्ञ भी किए, परंतु अब धार्मिक यज्ञ उतने नहीं होते थे जितने कि वैदिक काल में हुए थे। कहता है अधिकांश गुप्त नरेश वैष्णव थे, यानी विष्णु के उपासक। अतः बी जो है गलत है। राजाओं ने मंदिर के निर्माण के लिए दान दिए। यह मंदिर निर्माण की शुरुआत थी। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यह मंदिर अजंता और एलोरा की तरह पहाड़ियों को काट कर बनाई जाती थी। गुफाओं की भांति नहीं थी। उन्हें ईंट और पत्थर जैसी चीज़ों से बनाया गया था। फिर कहता है रामायण और महाभारत को धार्मिक साहित्य माना गया। आज इन्हें हम संस्कृत के जिस रूप में पढ़ते हैं वह इनका
गुप्त काल में बना रूप है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है कि गुप्त काल में वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वास्तुकला की यहाँ बात हो रही है, इससे पहले धार्मिक, फिर राजाओं के बारे में, फिर सामाजिक, तो हर टॉपिक को जो है छुआ गया है। सांची में बौद्ध स्तूप के पास इस काल का बना हुआ एक कक्ष का एक मंदिर है। फिर कहता है कि देवगढ़ में भी उस युग का एक छोटा मंदिर है, यूपी में। आगे कहता है कि इस काल की सारनाथ की प्रस्तर मूर्तियों की गणना भारतीय मूर्तिकला की सबसे सुंदर कृतियों में होती है। कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान रखिए, उपर्युक्त सभी कथन जो हैं ये सत्य हैं। क्या कहता है? गुप्त काल के आरंभिक मंदिर बहुत ही साधारण थे। इसमें केवल एक कक्ष होता था जहाँ देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी। यह गर्भगृह था। इस कक्षा में प्रवेश द्वार को मूर्तिकला के द्वारा सजाया जाता था। धीरे धीरे कक्षों की संख्या बढ़ती गई, 1 से 2, 2 से 3, 3 से ज़्यादा पर पहुंची। अंततः बाद की शताब्दियों में मंदिर बहुत विशाल हो गए और उनके प्रांगण में कई भवन बनने लगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, मिलान करना है। विशाखदत्त, वरामिहिर, चरक, ब्रह्मगुप्त, चिकित्सा, नाटक, खगोलशास्त्र, गणित। काफ़ी आसान सवाल दिया हुआ है, फिर भी आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कहता है कि गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, आर्यभट्ट और वरामिहिर। दोनों ही ज्योतिषी तथा गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट ने स्पष्ट किया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, परंतु उनके इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया। आज हम जानते हैं कि आर्यभट्ट का सिद्धांत सही था। बिल्कुल, आज जो हम लोग साइंस का हवाला देते हैं कि 1618 में ये खोज हुआ, 1664 में ये खोज हुआ, 65 में ये हुआ, ये लाखों साल पहले खोज हो चुका था। जो भी जानकारी वाली चीज़ें थी वो हमसे दूर हटाया गया और हमें हमारे ऊपर जो है थोप दिया गया अलग अलग जानकारी। लेकिन आप ये जानते हैं कि आर्यभट्ट का सिद्धांत सही था। फिर कहता है कि ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांतिका की रचना की तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। न्यूटन्स। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्याता विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सी कालिदास की रचना नहीं है? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम कालिदास की, पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा, हम लोग जानते हैं। कहता है कालिदास के द्वारा रचित मेघदूत, रघुवंशम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम में साहित्य गुणों के अलावा गुप्तकालीन समाज का भी स्पष्ट चित्र देखने के लिए मिलता है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कुछ समय तक रहे थे। कालिदास की संस्कृत भाषा सुंदर है। उनके पहले की संस्कृत रचनाओं में ऐसी सुंदर भाषा देखने को नहीं मिलती है। फिर कहता है पंचतंत्र कहानियों का एक संग्रह है। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र का संसार की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है, बल्कि पंचतंत्र एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसका अनुवाद सर्वाधिक भाषाओं में हुआ है। तो इस तरह से अपना गुप्त वाला जो है चैप्टर समाप्त हो गया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।